नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का शुभारंभ। श्री मोदी आज शाम गुजरात में आयुष्मान कार्ड वितरण शुरू करेंगे। भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। वर्ष 2021-22 के दौरान कोयला उत्पादन 8.8% बढ़कर रिकॉर्ड 77 करोड़ 20 लाख टन का हुआ। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान जारी। और फुटबॉल में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत और ब्राजील के बीच मुकाबला। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त राशि जारी की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के जीवन में बदलाव लाने की पहल है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य किसानों, कृषि स्टार्टअप और सभी पक्षों को एक मंच पर लाना है। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं ताकि किसान अपनी जमीन की सेहत और उर्वरक क्षमता के बारे में जान सकें। खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए, अच्छी उपज के लिए हमें खेती में नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना ही होगा। ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति को, टेक्नोलॉजी को खुले मन से अपनाना ही होगा। इसी सोच के साथ हमने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ाने, टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर बल दिया है। आज देश में किसानों को 22 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं ताकि उन्हें मिट्टी की सेहत की सही जानकारी मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरिया उत्पादन और तरल नैनो यूरिया के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पहल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। श्री मोदी ने कहा कि नैनो यूरिया कृषि के लिए सस्ता पड़ेगा और आज से यूरिया को एक ही नाम भारत नाम से बेचा जाएगा। देश में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, एक ही नाम, एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी। और ये ब्रांड है भारत। जब पूरे देश में फर्टिलाइजर का ब्रांड एक ही होगा तो कंपनी के नाम पर फर्टिलाइजर को लेकर होने वाली मारामारी भी खत्म हो जाएगी। इससे फर्टिलाइजर की कीमत भी कम होगी, खाद तेजी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर बूंद अधिक फसल योजना के तहत सरकार सिंचाई के लिए फव्वारों के इस्तेमाल को महत्व दे रही है। इससे पानी बचाने में मदद मिलेगी और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बनी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सरकार ने किसान और बाजार के बीच के अंतर को कम कर दिया है। किसान रेल और कृषि उड़ान के माध्यम से किसान अब न केवल बड़े शहरों से जुड़ रहे हैं बल्कि कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर भी बढ़ रहे हैं। आधुनिक सुविधाएं आज किसानों के खेतों को देश भर के बड़े शहरों से, विदेश के बाजारों से कनेक्ट कर रही है। इसका एक परिणाम ये भी हुआ है कि कृषि क्षेत्र से एक्सपोर्ट अब उन देश को भी होने लगा है। कृषि निर्यात की बात करें तो भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में है आज। कोरोना की रुकावटों के बावजूद भी, 2 साल मुसीबत में गए उसके बावजूद भी हमारे कृषि निर्यात में 18% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया। यही कारण है कि एथेनॉल मिश्रित बायो ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया। इसके तहत देश में उर्वरक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में बदला जाएगा। ये केंद्र किसानों की कई जरूरतों को पूरा करेंगे। 3,30,000 से अधिक खुदरा उर्वरक दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में बदलने की योजना है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि स्टार्टअप, संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में 300 स्टार्टअप अपने नवाचारों को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक ई-पत्रिका इंडियन एज का विमोचन भी किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर कहा कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2000 से अधिक कृषि से जुड़े स्टार्टअप काम कर रहे हैं और किसानों को कृषि क्षेत्र में होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर रहे हैं। देश के पढ़े लिखे नौजवान इतनी बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं कि चाहे वो खेती का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी इजाद करके काम करने को कैसे आसान किया जा सकता है, नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है, उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, फसल के उपरांत नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, किसान सूचनाओं के नजदीक कैसे आ सकता है। इस दृष्टि से लगातार हमारे एग्री स्टार्टअप देश भर में काम कर रहे हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में देश में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को कई तरह से सशक्त करेंगे। एक तरफ तो ये मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल शॉप के तौर पर काम करेंगे, साथ में यहाँ अलग अलग एग्रो इनपुट्स भी किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओं की जानकारियां, आवेदन प्रक्रिया, फसलों की गुड प्रैक्टिसेस, अलग अलग मंडियों के भाव की जानकारियां, सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ एक ही छत के नीचे किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। ये केंद्र किसानों की खेती किसानी संबंधित जानकारियां और सुविधाओं के लिए वन स्टॉप शॉप के तौर पर काम करेंगे। श्री मांडविया ने कहा कि भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गुजरात में सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री अमृतम योजना शुरू की थी। ये योजना गरीब नागरिकों को बीमारी के इलाज में होने वाले अधिक खर्चे से बचाने के लिए लाई गई थी। वर्ष 2014 में इस योजना में उन परिवारों को भी शामिल किया गया जिनकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए तक है और बाद में इस योजना में कई अन्य समूहों को जोड़ा गया और इसका नाम मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य योजना हो गया। योजना की सफलता को देखते हुए वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की। इस योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की कवरेज दी गई। वर्ष 2019 में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जोड़ दिया। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा। सरकार पेटेंट कानून को सरल बनाने के लिए उसमें संशोधन करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि नए पेटेंट कानून को सरल और बेहतर बनाने के लिए सभी संबद्ध पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अनुसंधान पार्क में छात्रों और नवोन्मेषकों से चर्चा के दौरान श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पेटेंट हासिल करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभा और दक्षता का विश्व स्तरीय तालमेल है। श्री गोयल ने कहा कि भारत दुनिया को 1 अरब से अधिक लोगों का ऐसा विशाल बाजार उपलब्ध कराता है जो टेलीविजन और स्मार्टफोन के जरिए दुनिया भर से जुड़ा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया, आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं, उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं बैठक आज नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में शुरू होगी। 109 देशों के प्रतिभागी 4 दिन की बैठक में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कार्बन रहित अर्थव्यवस्था से संबंधित अपने अनुभव साझा करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सर्वोच्च निर्णायक समिति है, जो ISA की संरचना समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय लेती है। मंत्री स्तरीय बैठक ISA के मुख्यालय में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। आकाशवाणी समाचार आज सुर्खियों में कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर के साथ एक विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। डॉक्टर माथुर ने जीवन को आसान बनाने में और अन्य क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता बताई। सौर ऊर्जा हम लोगों को कई सारे क्षेत्रों में फायदा प्रदान करता है। एक है जैसे कि सोलर पंपिंग। एग्रीकल्चर में आपको बिजली मिलेगी, दिन में मिलेगी और जिस वक्त आपको चाहिए है मिलेगी। पूरे दाम कम है जो आपको डीजल से बिजली मिलती है उसको लेते हुए। तो ये एक एरिया है जिसमें बहुत तेजी से हम देख रहे हैं सोलर का प्रचार बढ़ रहा है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उसमें सोलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन्स को ठंडा रख के उनका बचाव किया जा सकता है। भारत में जिस प्रकार से हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम चालू किया, उसके तहत लगभग 15,000 मेगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी ऐड की गई है। इस साक्षात्कार को शाम 7:40 से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये साक्षात्कार हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध रहेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा की मेजबानी करेगा। ये महासभा कल से 21 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित की जाएगी। महासभा इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है। इसमें संगठन के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। वर्ष 1949 में इंटरपोल में शामिल होने वाला भारत संगठन के सबसे पुराने सदस्यों में है। इंटरपोल का कार्य विश्व को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न देशों की पुलिस के बीच समन्वय करना है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है
कि सरकार ने पिछले 8 सालों में कोयला क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कोयला खंडों के आवंटन के बाद जल्दी कोयला उत्पादन करने पर कोयला खान मालिकों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री जोशी ने ये जानकारी दी। सम्मेलन का विषय है भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत की ओर सतत खनन। कोयला मंत्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान देश के कोयला क्षेत्र में 8.8% की वृद्धि दर्ज करते हुए 77 करोड़ 20 लाख टन कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। उन्होंने बताया कि कोयले की नीलामी की चौथी किस्त पूरी हो चुकी है और 5वीं किस्त की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार के विभिन्न पहलों से देश चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। उन्होंने आज तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित श्री चित्रा कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। श्री वी मुरलीधरन ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में तकनीकी चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न पेशेवरों को एक मंच पर लाना है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का शुभारंभ किया। श्री मोदी आज शाम गुजरात में आयुष्मान कार्ड वितरण शुरू करेंगे। भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। वर्ष 2021-22 के दौरान कोयला उत्पादन 8.8% बढ़कर रिकॉर्ड 77 करोड़ 20 लाख टन का हुआ। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान जारी। और फुटबॉल में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत और ब्राजील के बीच मुकाबला। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए मतदान जारी है। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका वाड्रा, सांसद पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और अन्य नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। मतगणना बुधवार को कराई जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह को पार्टी का चुनाव प्रभारी और राज्यसभा सांसद समीर ओरांव को सह प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। राज्य में अगले वर्ष चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव से अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेने का फैसला किया है। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आज नागपुर में इसकी घोषणा की। अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने मुरजी पटेल को उम्मीदवार बनाया था। ये उपचुनाव विधायक रमेश लटके के निधन के कारण कराया जा रहा है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को मैदान में उतारा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। वर्ष 2021-22 की दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के लागू करने में अनियमितताओं की बात सामने आने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। सीबीआई की प्राथमिकी में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम 15 आरोपियों में शामिल है। ये प्राथमिकी नई आबकारी नीति के लागू करने में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों के लिए दर्ज की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि उसका गठन भ्रष्टाचार से लड़ने के संकल्प के साथ किया गया था, लेकिन ये सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी बन गई है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आबकारी नीति मामले में सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने के बाद भाजपा की ये टिप्पणी आई है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। मीडिया को जानकारी देते हुए आप विधायक आतिशी ने कहा कि सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि आप एक ईमानदार राजनीतिक पार्टी है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 219 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 1,25,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 2,060 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। पिछले 24 घंटों में 1,841 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए स्मार्ट सिटीज मिशन की जानकारी लेकर आए हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और स्मार्ट समाधानों के माध्यम से अपने नागरिकों को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं। 25 जून 2015 को मिशन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये देश में शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। शहर कैसा बढ़ेगा, कब जाएगा, कहां, किस रास्ते आगे बढ़ेगा, वेस्ट में बढ़ेगा कि ईस्ट में बढ़ेगा, समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी उसमें क्या जगह होगी, ये प्लान जब तक शहर का नेतृत्व दीर्घदृष्टि के साथ नहीं करता है, ये स्थिति बनी रहेगी। हम इस अमृत योजना के माध्यम से ये एक बदलाव चाहते हैं। शहर खुद अपना सोचने लगे, शहर अपनी योजनाएं बनाने लगे और कहां जाना, कैसे जाना, उसका फैसला शहर करे। जनवरी 2016 से जून 2018 तक 4 दौर की प्रतियोगिता के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कुल 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया था। इसका उद्देश्य सतत और समावेशी विकास पर ध्यान देकर लोगों को कम जगह में सारी सुविधाएं प्रदान करना है, जो अन्य शहरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक शहर का स्मार्ट सिटी प्रस्ताव नागरिकों की व्यापक सुझावों से तैयार किया गया है। क्योंकि विभिन्न शहरों में नागरिकों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं अलग अलग हैं, इसलिए प्रस्तावों में शामिल प्राथमिकताएं और परियोजनाएं अलग अलग शहरों में अलग अलग हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी का मानना है कि एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तभी संभव हो सकती है जब शहर उत्पादक बनेंगे। उन्होंने कहा कि नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचे और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी से सक्षम भारत के शहर देश के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने की कुंजी साबित होंगे। We have 4,041 cities in India. The idea is to get these 100 well and running with smart solutions, which is a huge business opportunity. We're talking about what, $30 billion in the first instance. But each smart city will have a lighthouse effect. From there you will go, the other cities will want to do this, and there's a series of urban challenges which we are in the process of addressing, and I have absolutely no doubt we'll get this one right. I think we're on the cusp of the 4th industrial revolution. The 4th industrial revolution is all about urban services, and again I have no doubt that it will be win-win for India. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इसकी स्थापना के बाद से काफी प्रगति हुई है। स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की अवधि को कोविड महामारी के कारण जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। सभी स्मार्ट शहरों से निर्धारित समय के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत विकसित परियोजनाएं बहुक्षेत्रीय हैं और स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। स्मार्ट शहरों ने देश में अपने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों का विकास और संचालन किया है। इन केंद्रों ने कोविड प्रबंधन के लिए नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य किया। इसके अलावा इन केंद्रों ने मिशन के अंतर्गत विकसित अन्य स्मार्ट बुनियादी ढांचे के साथ सूचना के प्रसार, संचार में सुधार, भविष्य के बारे में विश्लेषण और प्रभावी प्रबंधन में सहयोग के माध्यम से महामारी से लड़ने में शहरों की मदद की। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को
ट्विटर पर @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। अगर आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो आकाशवाणी का कार्यक्रम अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। इस बार का विषय है हिंदी। आपके सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या abhyas@airnews@gmail.com पर 19 अक्टूबर तक हमें मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता में आज भुवनेश्वर में मेजबान भारत का ग्रुप ए में ब्राजील के साथ मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। प्रयागराज जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं ने दीपावली के लिए स्वदेशी उत्पाद तैयार किए हैं। इनके मुकाबले दीपावली में स्थानीय बाजारों में बिकने वाले विदेशी उत्पाद पीछे छूट गए हैं। ये महिलाएं पिछले कुछ महीनों से लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, उनके वस्त्र, झूमर, लाइट, घरों को सजाने के हस्तशिल्प के सामान और पूजा सामग्री बनाने में लगी हुई थीं। महिलाओं को इनसे अच्छी आय हो रही है। जिले की डूडा परियोजना अधिकारी बताती हैं कि नगर में इस समय 150 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे 1500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए का अनुदान और इस रकम पर ब्याज में छूट भी दी जा रही है। ओरल रिहाइड्रेशन थ्योरी का विकास करने वाले सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का कल कोलकाता में निधन हो गया। डॉक्टर महालनोबिस को डायरिया के उपचार में ORS के विकास के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान पश्चिम बंगाल के बोनगा में शरणार्थी शिविर में हैजा रोगियों में ORS के प्रभाव को सिद्ध किया था। आकाशवाणी के लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वायु प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और पूर्व सावधानी उपायों पर परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। सफदरजंग अस्पताल के श्वसन औषधि चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर नीरज गुप्ता श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ। श्री मोदी आज शाम गुजरात में आयुष्मान कार्ड वितरण शुरू करेंगे। भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। वर्ष 2021-22 के दौरान कोयला उत्पादन 8.8% बढ़कर रिकॉर्ड 77 करोड़ 20 लाख टन का हुआ। कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान जारी। और फुटबॉल में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत और ब्राजील के बीच मुकाबला।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।